नमस्कार, उड़ान ऐसे अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे मिला हूं फिर से उड़ान ऐसे अकेडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए जैते सीरीज में। आज हम फिर डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को। इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोपीय आगमन से लेकर 1857 तक की जो घटना हुई है उस पर कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। तो आप देख रहे हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया है, डचों द्वारा सूरत से मूल्यवान नील का निर्यात किया जाता था। जी हाँ, अगर आप देखें तो नील को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो डचों को दिया जाता है। चिनसुरा में डचों ने फोर्ट गुस्तांबुल का निर्माण किया था, ये भी सही है, लेकिन फोर्ट गैड्रियाल जो है ये बालासोर में नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा, केवल 1 और 2 क्या है, सत्य है। तो याद रखिएगा, जितने भी किले अंग्रेजों और यूरोपियों ने बनवाए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुर्ग कहते हैं, इनको आप जरूर लिस्टिंग देखिएगा। यहां से प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के संदर्भ में सत्य है। इसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही, आधुनिक कैलेंडर की इन्होंने शुरुआत की थी। इसने सिक्का ढलाई नाप तोल की नई प्रणाली का क्या किया था, निर्माण किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्र का वृक्ष का अर्थ ये है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहता था। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो प्रश्न, जो तीनों कथन जो दिए हैं वो सही है। टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं, जब दूसरा क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उस दौरान जो है टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाली थी पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात, और अपने नेतृत्व, कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर अंग्रेजों को अपने से कम रखा भी था या पराजित भी किया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, 1605 में कहां डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो जब आप निजामपट्टनम वाला क्षेत्र पढ़ेंगे तो मैंने कहा था ना कि आपको क्या पूछा जा सकता है कि कहां कहां इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये प्रश्न जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का सही क्रम है। तो जैसे आप पढ़ते हैं यूरोपीय आगमन क्रम, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, 1498 में कौन आ जाते हैं, पुर्तगीज आ जाते हैं भारत में। तो सबसे पहले आगे कौन, पुर्तगीज। फिर उसके बाद आते हैं कौन, डच 1602 में। फिर आते हैं ब्रिटिश 1608 में, तो यहाँ डच आए। फिर आए कौन, ब्रिटिश अंग्रेज। फिर 1616 में कौन आ गए, आपके डेनिस। और फिर बाद में आएंगे कौन, फ्रांसीसी। तो आप देखिएगा 1616 वाले, तो यहाँ पर डेनिस का नाम लिखा हुआ है। फिर बाद में आएंगे फ्रेंच, स्वीडिश भी बाद में आते हैं 1731 में, लेकिन उनका नाम या उनका जो कार्य था उतना ज्यादा नहीं था। तो इसके हिसाब से सही उत्तर जो होगा क्रम में जो दिख रहा है, क्योंकि पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, डेनिस। अगर मान लो फ्रांसीसी भी होता तो ये क्रम में क्या हो जाता, जम जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, झांसी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में कब हुई थी। जैसे ही दिल्ली में सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है, बगावत किया जाता है, और 11 मई के आसपास पूरे के पूरे देश में, मतलब पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है, दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, और जो सेना होगी, भारतीय सेना, जो पहले अंग्रेजों के सैनिक रहेंगे ब्रिटिश सेना के, वो क्या करते हैं, अपने हाथ में नियंत्रण ले लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना स्वतंत्रता या क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं। जैसे ही न्यूज जून में, याद रखिएगा ये पूरा क्या हुआ है, दिल्ली में जो सत्ता गई है अंग्रेजों के हाथ से वो मई में है। ये न्यूज जैसे ही जून में पहुंचता है, वैसे ही क्या होती है, रानी लक्ष्मीबाई जो होती है स्वतंत्रता या आंदोलन की घोषणा कर देती है, क्रांति की घोषणा कर देती है। तो याद रखिएगा 4 जून 1857। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी जो प्रश्न है 1857 के विप्लव और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम पढ़ें बख्त खां के बारे में, तो बख्त खां जो है वो बहादुर शाह जफर के क्या थे, सेना नेतृत्व करता है। फिर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के लिए आप याद रखिएगा आरा या बिहार या जगदीशपुर। नाना साहब द्वितीय या पेशवा नाना साहब, तो ये कहाँ है, कानपुर में है। और मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध में है। तो आप देखिएगा 1 का मुझे 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो ये कहां पर मिल रहा है, आपके कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, जरा देखिएगा। मुझे सबसे पहले दिल्ली, तो 4 मिल रहा है। फिर उसके बाद 3rd मिल रहा है। फिर उसके बाद 2 मिल रहा है यहां, और फिर उसके बाद क्या है, 1 मिल रहा है कहां, अवध। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 3 सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमिलित हैं? तो यहां पर देखिएगा, एक बोल रहा है कर्नल नील, फिर झांसी में कर्नल नील, लेकिन मुझे तो लगता है ह्यूरसन है, तो आप याद रखेगा कर्नल ह्यूरसन। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक तो हमने देखना है क्षेत्र, क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता के बाद आपको देखना है दमनकर्ता। अगर आपने ये देख लिया तो ये टॉपिक उतने में ही खत्म हो जाता है। लखनऊ में कौन है? लखनऊ में याद रखेगा बेगम हजरत महल, और उनको हराने के लिए क्या ह्यूरसन आते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों चेंज हुआ है। फिर उसके बाद ये जैसे नील जो है, कैप्टन नील जो है लियाकत अली के सामना करते हैं, कहाँ? इलाहाबाद में। हीरोज जो है वो कहां पर होते हैं? झांसी में। हाँ, जगदीशपुर किनको हराने के लिए? कुंवर सिंह को हराने के लिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो लोग जाते हैं, और ये सही है। तो मतलब मेरे से, मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक गलत है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक जहां जहां पर आया, दो जहां जहां पर आया गलत। बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 3 डी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी है, तो बिल्कुल सही है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं देखा था, यह भी सत्य है। फिर उसके बाद देखते हैं 1857 के विद्रोह का शिक्षित वर्ग ने क्या किया था? समर्थन? जी नहीं, वो इससे दूर रहे थे। तो 4 जहां पर है वो क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 3 जहां पर है वो क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो ये गलत और ये गलत। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम्पस्टन, जी हाँ बिल्कुल पाम्पस्टन थे। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? बी सत्य हो जाएगा। 1, 2 और 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, स्थायी बंदोबस्त में शामिल तंत्र क्या है? सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त ही लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो देखिएगा क्या लिखा गया इसके बारे में। भारतीय क्षेत्र के 19% हिस्से में इस व्यवस्था को शामिल किया गया था, सही है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी, गाजीपुर यहां लागू थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। पहले 10 वर्ष में की गई थी और बाद में क्या कर दिया गया था? 3 साल के बाद ही इसको क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये क्या है? चारों के चारों जो कथन है इसमें सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था? देखिए जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1896 का, जहां दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाली जाती है, उसी दौरान जो है दादा भाई नौरोजी ने जो 1867 में 1867 में ड्रेन फेल थ्योरी दी थी, उस दौरान जो है यहां पर बोला जाता है, और इसे पूरी जो कांग्रेस की समिति है और उसके सदस्य उसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से अब क्या बताना है? देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला लिखा है, यह सीधे किसानों के साथ बनी हुई थी, बिल्कुल सही है। किसानों को डायरेक्ट, रैयत का मतलब ही याद रखिएगा क्या होता है? किसान होता है। तो अब क्या बताने की कोशिश की जा रही है? डायरेक्ट मालिकाना हक जो है किसानों को दे दिया गया था, तो ये सही है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, ये भी सत्य है। फिर देखिएगा, भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, बिल्कुल सत्य है। और क्या बोला गया है? चौथा, समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक किसान के पास कितनी भूमि है उस समय कैसे हिसाब लगाया जा सकता, तुरंत नहीं हो सकता था, समय लगता था। तो चौथा ऑप्शन गलत है। तो चौथा जहां भी दिया वो सब गलत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? सत्य। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो एक स्थानीय विद्रोह है या जनजाति विद्रोह है, और दूसरी तरफ क्या है? नेतृत्व करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पागलपंथी जो विद्रोह है वो करम शाह के नेतृत्व में हुआ था, फकीर विद्रोह मजनू शाह के विद्रोह में हुआ था, खोंड विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट संघर्ष माना जाता है जनजातीय और किनके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। फिर अगला जो है अहोम विद्रोह असम का, जो कहां किसके नेतृत्व है? इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर। तो यहां पर देखिएगा डायरेक्ट सब एक दूसरे से मैच कर जा रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से नील विद्रोह का क्या कारण था? नमक से तो कोई रिलेशन नहीं है इसका। यह विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला, इस आंदोलन को बुद्धिजीवियों का काफी समर्थन मिला था, बिल्कुल सही। जैसे एक है कुछ पत्रिकाओं में इसका उल्लेख है, जैसे नील दर्पण नामक
एक नाटक लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा, उसमें इसका उल्लेख है। हरिश्चंद्र ने भी इसकी क्या किया है, काफी समर्थन किया हुआ था। तो दो ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, बी और सी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोह को सही क्रम में लिखे। अगर थोड़ा बहुत भी हमने अभी तक नील विद्रोह पढ़ा है या जो कृषक विद्रोह है, अगर आप उसका सीक्वेंस याद कर लें, नेतृत्वकर्ता याद कर लें, तो ऐसे प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। जैसे 1859 के आसपास में ये हुआ था, 1872 के आसपास में कौन सा हुआ, पंजाब में कुका आंदोलन हुआ। एक कुकी आंदोलन और याद रखिएगा जो मणिपुर में होता है। फिर पाबना जो होता है महाराष्ट्र में होता है, ये होता है 1873 में, 76 तक चलेगा। और दक्कन विद्रोह जो है ये इसके बाद होता है, 76-78 के आसपास में शुरू होगा और 1879 तक ये चलेगा। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3, फिर 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। तो आप मैच करिए, कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या, तो ये लिखा हुआ है कहां पर, डी में। तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, 1839 में किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है। तो देखिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। पहला, हेनरी डेरेजियो इस आंदोलन के प्रमुख सुधारक थे, बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। और ये जो है इटली में एक तरुण मैजनी, या बोलते हैं उसका मैजनी के यंग, या इसको बोलते हैं यंग मैजनी से प्रभावित होकर उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अनेक संगठनों और एक ईस्ट इंडिया 1835 नामक दैनिक पत्रिका चलाया था, यह भी सत्य है हेनरी डेरेजियो के द्वारा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कौन सा सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा ऑप्शन पढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया है और तहजीब उल अखलाक पत्रिका फारसी में निकाली थी, सत्य कथन मानिएगा। दूसरा देखिएगा, 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी, यह भी सत्य कथन है। फिर 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में एक कॉलेज बना, और 1920 में इसे ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो सब के सब कथन क्या है, इसमें सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आर्य समाज के सिद्धांत के संदर्भ में क्या है, सत्य है, यह बताना है। क्या क्या है देखिएगा, 1875 बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। बंबई में जो है प्रभाव, मतलब किससे प्रभावित होकर, तो याद रखिए ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बंबई में, वो कहां हुआ था, बंगाल में, ये कहां पर स्थापित होगा, बंबई में, सही है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध किया गया था, सही है। अगला, वेदों पर परम विश्वास, कर्म सिद्धांत और आवागमन का सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन। आवागमन मतलब पुनर्जन्म। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सबके सब जो है सत्य है। आर्य समाज वैसे भी जानते हो वेदों को बहुत ज्यादा मानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं, आवागमन मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, तो सब क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। शारदा एक्ट याद रखिएगा विवाह संबंधी कानून था, जिसमें एज को निश्चित करने की कोशिश की थी, बढ़ाने की बात की गई थी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, कारखानों में महिलाओं की नौकरी, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। विधवा विवाह नहीं, विधवा विवाह एक्ट पहले आ चुका था, इसमें या इसने लड़के और लड़कियों के विवाह न्यूनतम आयु को निर्धारित किया था, तो ये याद रखिएगा, ये सत्य है, बाकी ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो एक्ट है, कौन सा, 1872 वाला अधिनियम क्या कहलाता है। तो इसको नेटिव मैरिज एक्ट बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसे और साधारण शब्द में क्या बोला गया है, ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 1872 में यह एक्ट क्या है, आया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया। किसे दिया? देखिएगा, विधवा विवाह को दिया था, बिल्कुल दिया था। अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। पर्दा प्रथा के उन्मूलन को इन्होंने समर्थन दिया था। और स्त्रियों के लिए उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। तो ये चारों के चारों का है सत्य है। तो कौन से ऑप्शन में सभी दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? सबके सब सत्य हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, कानपुर में इस समाचार पत्र का क्या हुआ है? प्रकाशन हुआ है 1926 में। किसके द्वारा? तो जुगल किशोर त्रिपाठी जी के द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो देखिएगा, 1904 में कई सारे अधिनियम हुए थे और बहुत सारी गतिविधियां भी हुई थी। एक तो प्राचीन भारत स्मारक संरक्षण अधिनियम भी आया था। अगर आपने हमारा डेमो वीडियो देखा होगा तो मैं पहले ही दूसरे क्लास में ये बता देता हूँ। दूसरा मैंने बताया था कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था और भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन भी होता है। ये सब किसने करवाया है? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है सब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है शिक्षक क्षेत्र से और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? आपके उस सूची से संबंधित व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो 100% ये 1853 वाला कौन है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब देखिएगा, मिलान करें तो आपको आंसर लगभग मिल जाएंगे। हंटर शिक्षा आयोग, तो डब्ल्यू हंटर यही है इसके। तो अब देखिएगा 2 से बन जा रहा है क्या? मुझे सी में 1 चाहिए। सी में कहाँ मिल रहा है? 1 यही मिल रहा है और कहीं नहीं है। बाकी आप मैच कर सकते हैं। तो इसका सर टॉमस रैले आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? डी में 3 गंगानाथ झा। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर हमारे आज के। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में मद्रास में एक फारसी मदरसे की स्थापना की। देखिए, इन्होंने मदरसे की स्थापना तो की लेकिन मद्रास में नहीं की। कहाँ की है? कलकत्ता में की है। तो पहला वाला जो है सही होता कब? जब यहां पर कलकत्ता लिखा हुआ होता, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ये भी सही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1890 नहीं 1887 में इसकी स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेगा, क्योंकि अभी शिक्षक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक कौन सा सत्य हो जाएगा? केवल 2 और 3 सत्य होंगे। ये गलत है क्योंकि कलकत्ता में बना था, यहाँ मद्रास लिखा, और ये भी गलत है। तो 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में नए नवीन प्रश्नों को शामिल किया है, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं प्रश्न सॉल्व हो रहे कि नहीं, या आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हुए हैं। आशा करता हूँ ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी अब तक, आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।